बोर्ड 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो आपका चैप्टर है वो है जीव जनन कैसे करते हैं। ये इस पार्ट का पहला वीडियो है। अभी इसमें आधा पार्ट और बचा हुआ है तो उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार पूछ जाते हैं, तो उन्हीं को लेकर के आया हूँ। इसमें जो पहला प्रश्न है, जीवाणु जनित 2 रोगों के नाम बताइए। एक्चुअली यहाँ पर जो है यौन क्रियाओं के द्वारा जो जीवाणु से जो रोग पैदा होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो वो 2 रोग कौन-कौन से हैं? तो पहला रोग तो होता है बेटा आपका गोनेरिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो रोग है वो है गोनेरिया, ये हो चुका। और इसी के कारण जो दूसरा रोग होता है वो होता है आपका सिफिलिस। तो ये 2 रोग होते हैं जीवाणु जनित यौन क्रियाओं के द्वारा। क्लियर? सेकंड आता है एड्स किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा? तो एड्स जो फैलता है वो फैलता है वायरस के द्वारा। तो आप लिखोगे वायरस संक्रमण के द्वारा फैलता है, वायरस संक्रमण के द्वारा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चले भाई। अब अपना नेक्स्ट प्रश्न है HIV का पूरा नाम क्या है? HIV ये एक वायरस है। इसका नाम है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ह्यूमन, ठीक है, इम्यूनो IMMUNODEFICIE, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, है ना, और डेफिशिएंसी और वायरस। तो यहाँ लिखता हूँ वायरस, VIRUS, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये HIV के फुल फॉर्म है। आप चाहे इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो। क्लियर हो चुका? नेक्स्ट आते हैं एड्स की फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स की देखो, ए से आपका बनेगा एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड बन गया। आई से बन गया आपका इम्यूनो, IMMUNE, ठीक है। डी से बन गया डेफिशिएंसी, DEFICIENCY, ठीक है। और एस से बन गया सिंड्रोम, SYNDROME, ठीक है। तो एड्स की फुल फॉर्म हो जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न। गर्भ निरोधक 2 युक्तियां कौन कौन सी हैं? गर्भ निरोधक का होता है कि यहाँ पर गर्भ धारण करने से रोका जाए। तो पुरुषों के लिए भी होती है और महिलाओं के लिए भी होती है। अब कौन कौन सी होती है? तो जेंट्स के लिए होती है कॉन्डम, कंडोम आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा होता है कॉपर्टी, ठीक है। तो इसके द्वारा भी जनन क्रिया को रोक सकते हैं। और थर्ड अपन लिख सकते हैं शुक्रवाही को अवरुद्ध किया जाए, शुक्रवाही की, यानी कि शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाए, यानी रोका जाए, यानी कि उसको काटा जाए और किसी थ्रेड के द्वारा बांधी जाए। तो इस प्रकार से हम गर्भ निरोधक युक्तियां अपना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अंड कोशिका का निषेचन नहीं होने की स्थिति में वह कितने दिन तक जीवित रहती है? वो लगती है 1 दिन, 1 डे, यानी केवल 1 दिन जीवित रहती है, उसके बाद वो यूजलेस हो जाती है, ठीक है, 1 दिन के लिए। अब आता है रज्जु धर्म की अवधि लगभग कितने दिन की होती है, जिसको पीरियड टाइम्स है। तो ये होती है 2 से लेकर के 8 दिन के बीच की होती है, 2 से 8 दिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लेसेंटा का आकार होता है, मतलब इस किस प्रकार का होता है प्लेसेंटा?
प्लेसेंटा जो है एक प्रकार का महिलाओं के गर्भाशय में एक संरचना होती है और इसका आकार जो है वो तस्तरीनुमा होता है। तो आप लिख देना तस्तरीनुमा, ये इसका आकार होता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे अपन। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? भ्रूण यानी जब वो जायकोट की स्थिति में, तो उसको पोषण यानी कि उसको वृद्धि करने के लिए पोषण कहाँ से मिलता है? वो आप लिख देना माँ के रुधिर से, यानी माँ के ब्लड से उसको मिलता है। तो आंसर हो जाएगा माँ के रुधिर से। ठीक है, तो अभी तो 9 प्रश्न हुए, नेक्स्ट पेज पे लेकर के आते हैं। 10वां प्रश्न है प्लेसेंटा के कार्य क्या क्या हैं? प्लेसेंटा के क्या कार्य हैं? तो पहला कार्य तो ये होता है भ्रूण को माँ के रुधिर से ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज एवं अन्य पदार्थ अन्य पदार्थों को पहुंचाना। ये प्लेसेंटा का कार्य है। इसका एक कार्य और भी है। जब शिशु अवस्था में इसका सेकंड कार्य है, शिशु अवस्था में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका निपटान भी प्लेसेंटा के द्वारा होता है। ठीक है, तो सेकंड मैं कारण यहाँ पे लिख देता हूँ, अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना। तो सेकंड जो वर्क है इसका, अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं अपन। अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अंड कोशिका यानी इसका निर्माण होगा अंडाशय में। तो लिख देना यहाँ पर अंडाशय में, ये एमसीक्यू प्रश्न है। ठीक है, अब आता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, यानी फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं। तो ये क्रिया मादा में ही होती है और किस जगह पर होती है? वो होती है अंडवाहिनी में या फिलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी। ठीक है, चलिए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? मेल में होगा और होता है वृक्षण में, टेस्टिस में, वृक्षण में। ठीक है, चलो वृक्षण कोश बाहर क्यों होता है? देखो पहली बात तो ये आती है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृक्षण में। और वृक्षण कहाँ पाया जाता है? वृक्षण कोश में। और ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। अब प्रश्न ये है कि ये वृक्षण कोश बाहर क्यों होते हैं? क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है? शुक्राणुओं के निर्माण में जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम होना चाहिए, इसलिए वृक्षण कोश बाहर होते हैं। यानी शुक्राणु के निर्माण में जो शरीर का तापमान है उससे कम होना चाहिए, इसलिए वृक्षण कोश शरीर के बाहर होते हैं। ठीक है, अब आता है नर हार्मोन का कार्य क्या है? नर हार्मोन का क्या नाम है? और नर हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। और इसके द्वारा जो पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे कि आवाज़ का भारी होना, खाल का सख्त होना, दाढ़ी मूंछ का आना। ठीक है, इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। मादा हार्मोन का नाम क्या है? और मादा हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। तो इसका लिखो अपन एस्ट्रोजन, है ना। और एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा ही महिलाओं में उनके बालों का लंबा होना, आवाज़ का मधुर होना, खाल का मतलब मुलायम होना और जनन अंगों का विकास होना। तो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं मादा हार्मोन यानी एस्ट्रोजन के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका यौवन आरंभ किसे कहते हैं? यानी कि यौवन आरंभ का जो सही जो परिभाषा है, यानी कि वह अवस्था जिसमें वो जनन क्रिया करने में सक्षम हो, है ना, यानी कि जनन क्रिया कर सके, तो वो यौन अवस्था
उसको कहते हैं यौवन आरंभ कहते हैं, यानी कि जिस अवस्था में वो जनन क्रिया करने के लिए सक्षम हो तो उसे यौवन आरंभ कहते हैं। ठीक है। इसकी एक दूसरी परिभाषा अपन और दे लेते हैं, यानी कि वह अवस्था जिसमें कोई भी व्यक्ति वयस्क अवस्था में आने लगता है तो वो भी यौवन अवस्था कहलाती है। ठीक है। तो यानी कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर वो वयस्क अवस्था में आता है तो वो भी यौवन आरंभ कहलाते हैं। ठीक है। अब आता है यौवन अवस्था, यानी कि यौवन आरंभ की अवधि क्या होती है, यानी कि गर्ल्स में तो होती है 10 साल के बाद और लड़कों में होती है 12 साल के बाद। तो जो गर्ल्स हैं यानी कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों में इसकी स्टार्टिंग जो एज है लड़कियों में तो होता है आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। ठीक है। और लड़कों में होता है आरंभ 12 ईयर्स के बाद। ठीक है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।